जो पिछड़े लोग हैं उनकी भलाई, उनके वेलफेयर के लिए बिल लाया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो जायदाद है, क्या उन्हीं के पैसों से पसमानदा मुसलमानों की भलाई होगी? और हिंदू धर्म में जो पिछड़े और दबे कुचले लोग हैं उनकी भलाई के लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये कोशिश की जा रही है। इसको हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीयत में दखल अंदाजी मुसलमान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं लग चुकी है। एक तरफ तमाम नेता तो वहीं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार ने जिस दम के साथ संसद के अंदर इस बिल को पास किया, क्या इस बिल को कंटिन्यू करवा पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से इस बिल पर रोक लग जाएगी? सवाल ये भी है कि इन याचिकाओं में जो तमाम लोगों ने आरोप लगाया है, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को छीनने का एक प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। यानी कि ज़मीन के जरिए ज़मीन पर केंद्र की निगाहें, मुसलमानों का हक जो कि संविधान देता है। अब सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार एक तरफ मुसलमानों को सौगातें मोदी देते हैं, सबके साथ सबके विकास के नारे को गढ़ते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों का विकास और इस बिल के जरिए मुसलमानों के प्रति काम भी हो पाएगा देश के अंदर? मेरे साथ एक लॉबी जुड़ चुकी है। लॉबी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वकील भी हैं, यहाँ मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं और आम जनता भी है। तो चलिए सभी से जानते और समझते हैं कि इस बिल को लेकर उनकी राय क्या है और क्या इस बिल पर रोक लगनी चाहिए या फिर इस बिल से उम्मीदें कई हैं, क्योंकि इस बिल का नाम उम्मीद है। शुरुआत आप ही से करती हूँ। मौलाना साहब, क्या कुछ कहेंगे इस बिल को लेकर? उम्मीद नाम रखा गया है लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। बिल बन चुका, बिल कानून की शक्ल में आ चुका है। आपको लगता है कि इस बिल में कुछ खामियां हैं अभी भी? बेसिकली ये जो बिल है, हमारा तो ये मानना है कि सरकार एक धारणा, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि ये बिल मुसलमानों के पसमानदा जो पिछड़े लोग हैं उनकी भलाई, उनके वेलफेयर के लिए बिल लाया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मेरा सवाल है, सिर्फ 2 बातों को कहना चाहूँगा मैं। पहला ये है कि क्या सरकार 12 साल के बाद आज जागी है और पसमानदा मुसलमानों का ख्याल आया उनके दिल में कि पसमानदा मुसलमान भी है, पिछड़े मुसलमान भी है, उनके भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है? 12 साल तक क्या सरकार सोती रही? और क्या ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो जायदाद है, क्या उन्हीं के पैसों से पसमानदा मुसलमानों की भलाई होगी? क्या सरकार के पास कोई और फंड नहीं है? क्या सरकार के पास पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करने के लिए और कोई तरीका नहीं है? क्या इसी इंतज़ार में सरकार थी कि 12 साल के बाद हम जागेंगे सोकर और उसके बाद में वक्फ बिल से जो कमाई होगी उनकी ज़मीनों से, उसी से पसमानदा मुसलमानों की भलाई होगी? तो ये बात बिल्कुल गलत है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि बीजेपी जो करंट सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये मुसलमानों के जो गरीब और पिछड़े और दबे कुचले तबके हैं उनके भलाई के लिए काम करने की सोच रही है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हिंदू मजहब में भी और दूसरे मज़ाहिब में भी जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है? पहले तो जिनके वो ठेकेदार बने हैं और जिनके ऊपर सारी राजनीति उनकी चल रही है, वो बताएं कि आज दलित के साथ में क्या हो रहा है और हिंदू धर्म में जो पिछड़े और दबे कुचले लोग हैं उनकी भलाई के लिए सरकार क्या काम कर रही है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है गरीबी के कारण, और कई सारे लोग जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं है। उनको सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। ये तो सिर्फ मुसलमान पिछड़े लोग नहीं हैं, इनमें सारे मजहब के लोग हैं। तो उनके भलाई के लिए क्या काम किया जा रहा है? क्या उनकी भी ज़मीनों को सरकार जो है वो अपने अधीन लेकर और उनकी पैसों से ही सरकार क्या काम करेगी? तो ये सारी बातें गलत है कि मुसलमानों की भलाई के लिए बिल लाया गया है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने दोस्तों को और जो इनके अजीज़ लोग हैं जिनके लिए सरकार काम करती है,
ये ज़मीन उनको सौंपने के लिए बिल लाया गया है, मेरा तो ये कहना है। ठीक है, और यही आरोप या ये तर्क तमाम लोग दे रहे हैं कि आखिर एक ही कानून के जरिए क्या मुसलमानों का विकास होगा। लेकिन सर, सवाल ये भी उठ रहा है, बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि जहां भी वक्फ को लेकर रुमाल डाल दिया जाए, वो ज़मीन वक्फ की बता देते हैं तमाम मौलाना या फिर बोर्ड के लोग, ये क्या अब तक चलता रहेगा देश में? योगी जी कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर अब कब्जा नहीं होगा। मोदी जी ने तो नाम रखा है ना उम्मीद, तो फिर उम्मीद रखिए कि विकास होगा, फिर कुछ तब्दीली आएगी, पारदर्शिता आएगी इस कानून के बनने के बाद। देखिए, ये बात सरासर गलत है कि जहाँ पे रुमाल रख दिया जाए वहीं पे वक्फ की ज़मीन हो जाएगी, फिर पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीन होती। फिर ऐसा नहीं है, ये सब परसेप्शन और धारणा बनाने वाली बात है ताकि ये इस बात को समझा सकें कि वक्फ बिल सही लाया गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, हर बोर्ड में, हर बिल में कुछ न कुछ खामियां होती है, उनकी खामियों को दूर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पूरे आप उसके स्वरूप को, संरचना को चेंज कर दो आप। ये गलत है, सरासर गलत है। ये किसी के धार्मिक चीज़ों में जो है वो हस्तक्षेप करने का और इस पर जो है अपनी बात को मनवाने का जबरन ये कोशिश की जा रही है, इसको हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीयत में दखल अंदाजी मुसलमान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन एक देश एक कानून, इस बात पर जोर देती है केंद्र सरकार लगातार। जब देश एक है तो कानून भी तो एक ही चलेगा ना? जी बिल्कुल, सारे धर्मों के लिए एक कानून बने। जितने भी दूसरे धर्मों के जो बोर्ड बने हुए हैं उसमें किसी मुसलमान की कोई उसमें संलिप्तता नहीं है, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, तो फिर इसमें वक्फ बोर्ड में क्यों फिर गैर मजहब के लोगों को इसमें शामिल किया गया है? और फिर इस तरह स्वरूप बनाया गया है कि कोई भी डिस्प्यूट वाली ज़मीन होगी तो उसमें जो है आसानी से उनको सरकार हड़प सकेगी। यही हमारा विरोध है। बात बताइए मौलाना जी कि क्या कुछ ही पहलुओं को लेकर आपको आपत्ति है, फिर तमाम बदलाव को लेकर आपको ऐतराज है? नहीं, सारा का सारा बदलाव ही ज़मीनों को हड़पने के लिए, कि मुसलमानों के पास में जितनी ज़मीनें हैं इनको कैसे बिल्कुल वेल प्लान्ड तरीके से इनको हड़पा जाए। इनके मदरसों को, इनके दरगाहों को, इनकी मस्जिदों को, यानी हर जगह। आज तो ये वक्फ बोर्ड जो है, इससे पहले ही हमने देखा कि कई जगह डिस्प्यूट चल रहे हैं। ये अगर ये लागू हो गया, ये पास हो गया, तो सारा अमन, सुकून, चैन इस मुल्क में छिन जाएगा। इसलिए हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। उम्मीद है कि रोक लगेगी आपके प्रदर्शन से, आपकी नाराजगी से दबाव बन पाएगा केंद्र पर? बिल्कुल, हम इस बिल को वापस करवाएंगे, किसी हालत में हमें कहीं तक जाना पड़े। ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो कानूनी तौर पर भी समझना जरूरी है। सर, एक के बाद एक याचिकाएं, और आप वकील हैं, क्या इस मामले में कानून किस नज़र से देखेगा? क्या ऐसे टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी जिस पर रोक लग सकती है? चांसेस क्या हैं इस बिल को लेकर? मैडम, आई बी वेरी फ्रैंक, कैन यू स्पीक इन हिंदी प्लीज? ऐसा है, अभी कानून जो है, ये वक्त बिल जो पास हुआ उसके बाद जो पूरा एक्ट है वो पब्लिश हुआ नहीं है। तो मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, पर मेरी जो जितनी जानकारी है कि अगर ये कानून जो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त है, और उस भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त किसी भी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का, जो जिसमें राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन्स भी है, अगर वायलेशन नहीं करता है, तो मेरी जितनी समझ है बिल्स, जो लोगों ने भी रीट पिटीशन फाइल की है, इसके खिलाफ जो पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, शायद नहीं ठहरेगा। लेकिन अगर ये किसी भी एंगल से फंडामेंटल राइट्स का, जो मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान देता है, उसका वायलेशन करता है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रक डाउन। बिल्कुल, देखिए, इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या रहता है। लेकिन सर, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि इस बिल को जो कानूनी शक्ल दी गई है वो संविधान पर हमला है, वो गैर संवैधानिक है। क्या कानून ऐसा मानता है? देखिए, ऐसा है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद में कानून अगर बनाया है तो सर्वोच्च न्यायालय कानून की समीक्षा कर सकता है, लेकिन कानून की समीक्षा करने के एस्पेक्ट जो हैं बड़ी लिमिटेड है। तो उस एस्पेक्ट में ये है कि अगर मतलब इस बिल को, अगर हम इस कानून को हम देखते हैं, व्हाट बिल अमेंडमेंट एक्ट को, जो अब वो एक्ट अगर बन गया है, तो उसमें ये लग रहा है कि जो कुछ हम लोग पढ़ पाए अभी तक, कि ये बेसिकली मौलिक अधिकारों की रक्षा, मतलब मौलिक अधिकार जो हैं उनका हनन करता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सच में है
तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन करेगा। ठीक है। मैं आपसे एक और ये भी चीज़ समझना चाहती हूँ, ये एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिल गई, लेकिन और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। क्या इस पीरियड के दौरान जब ये सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ है तो वक्फ की जो ज़मीनें हैं उनकी जांच हो सकती है, पूरा खंगाला जा सकता है, क्योंकि यूपी सरकार ने फरमान दे दिया? ये बेसिकली क्या है ना कि ये अब बिल का सेटलमेंट तो है जी। नहीं, अब ये तो कानून बन गया है। जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक नहीं लाती तब तक तो ये जो बिल में प्रावधान है उसके अनुसार जो एक्शन लेने हैं, जो उसमें प्रोविज़न है, जो प्रोसीड्योर है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते तो कोई भी कुछ कर सकता है। बट मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैंने अभी एक्ट को पढ़ा नहीं है, इसलिए बहुत जल्दबाजी हो रही कि मैं ये बता दूँ कि ये होगी या नहीं होगी। ठीक है, वही चीज़ कि अगर ये संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो मिलते हैं तो उनका हनन होगा। आप नहीं बात करेंगे? मेरे को नॉलेज ही नहीं है बेटा इसके बारे में। अच्छा ठीक है, वक्फ को हटा देते हैं, लेकिन देश भर में जो मुद्दे चल रहे हैं, शोभा यात्रा पर हमने देखा किस तरीके से विवाद खड़ा होता है, या फिर नमाज की जो सड़कों पर ईद की नमाज होती है उसको विवाद, क्या ये देश के वो मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए? नहीं, चर्चा तो होनी चाहिए, बट क्या है कि एक ही कम्युनिटी को हर जगह ना टारगेट किया जा रहा है बेसिकली। किसी भी चीज़ में, चाहे वो नमाज हो, रोड पे नमाज हो, जो जगह है ईदगाह हो, वहाँ भी नहीं करने देते हैं। तो बेसिकली इनका नैरेटिव ये है कि मतलब एक तबके को जो है इतना दबा दिया जाए, डरा दिया जाए कि वो आगे बात करने लायक ही नहीं रहे। लेकिन ये तर्क तो विफल हो जाता है ना जब केंद्र सरकार इस तरीके का कानून लाती है। मुसलमानों को मजबूती मिलेगी, पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान इस कानून के जरिए अब बराबरी पा सकेंगे। नहीं, किस जगह पसमानदा मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ कहने के अलावा जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ जी हम पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ा रहे हैं, पर उनका ज़मीन पर तो कोई ऐसा काम नज़र आता ही नहीं है कहीं पर। पिछले 10-11 साल से जो गवर्नमेंट है तो कोई इस तरह ज़मीनी स्तर पर तो कोई पता नहीं लगा उन्होंने क्या किया इस तरह का काम कि भाई गरीब मुसलमान आगे बढ़कर आ गया है। सवाल ही हमें तो नज़र आता नहीं है। जी सर, देश में कोई भी बिल आएगा तो उसका विरोध होना लाजमी है। यस, बिल्कुल। ऐसा क्यों? मोदी सरकार इसीलिए? नहीं आपकी राय से? नहीं, बेसिकली बीजेपी की जो जितनी भी पॉलिटिक्स है वो धर्म के आधार पे है, और धर्म के आधार पे होने की वजह से एक ही कम्युनिटी को हर जगह उन्हीं के बताया जाता है हम फ़ायदा। ट्रिपल तलाक ले करके आए, उसमें क्या फ़ायदा दिखाया उन्होंने। इसी तरह धारा 370 हो या फिर ये वक्फ बिल हो, इसमें दूसरी कम्युनिटी को ये दिखाया जाता है कि हम इन लोगों को किस तरह से टाइट कर रहे हैं जिससे वो खुश होते हैं और उनको वोट बैंक उनका तैयार होता है। अदरवाइज ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मुसलमानों का किसी जगह भी ये कोई फ़ायदा करा रहे हैं ऐसा कहीं पे देखने तो क्या में बीजेपी अब हिंदुओं की तुष्टीकरण वाली राजनीति करने लग गई है? बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। इसी की वजह से इन्होंने अब उनको पहले उनका पूरा मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, अब मेजॉरिटी में नहीं है लेकिन उन्होंने प्रेशर डाल के दूसरी जो उनके लोग हैं साथ में, उस वजह से उन्होंने ये कानून बनाया। तो हर कैसा प्रेशर? एनडीए ने तो समर्थन दिया, देखिए बहुमत के साथ बिल पास हुआ। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो पहले मुसलमानों के हमदर्द बनते थे वो संसद में एक साथ खड़े दिखाई दिए बीजेपी के साथ। देखिए जितने भी ये संस्थान हैं, चाहे वो कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आईडी, सीबीआई, तो ये सब उन पे हाथ में है और उनके थ्रू ये सब पे मतलब उस तरह का प्रेशर बना देते हैं, उस तरह से फंसा लेते हैं, तो वो मजबूरी में करना पड़ता है उनको। क्या करें वो? तो सब पर बीजेपी का दबाव है, इसीलिए एनडीए साथ में दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल यही हाल है, इसी की वजह से हो रहा है। इससे कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि उम्मीद नाम रखा गया, उम्मीद के जरिए क्या विकास भी होगा मुसलमानों का? तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ दिखाते हैं और पैसा परसेप्शन बना देते हैं कि मुसलमानों को ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा जी तो ये दावा कर रहे हैं कि जो वक्फ के नाम पर जो प्रॉपर्टी थी अभी तक, उससे कभी भी गरीब मुसलमानों का विकास नहीं होता था, वो पैसा उन पर लगता ही नहीं था। लेकिन अब गारंटी है कानूनी तौर पर कि अब वो पैसा उनके विकास तक पहुंचेगा। अब गरीब पैमाने पर जो आखिरी पर खड़ा है उस तक का काम होगा इस प्रॉपर्टी के जरिए। तो ये दूसरी कम्युनिटी के लिए भी तो बहुत सारे लोग इतने गरीब हैं, परेशान हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई बिल एक भी क्यों नहीं लेके आते? सिर्फ मोमडन्स के लिए क्यों लेके आते हैं? ये सोचने वाली बात है ना कि उनके लिए कोई ऐसा बिल नहीं लेके आते कि जिसका मतलब उनको फ़ायदा हो। तो ये दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, बट
उसके ठीक उलट मोदी जी होता तो है। खुद ही कहते हैं ना मंचों से कि मैं चाहता हूँ मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कलम हो, इसीलिए शायद मुसलमानों का विकास इतना ज़्यादा पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं, किस किस तरह से उनको दबाया सताया जा रहा है, उसके बारे में कहीं कोई एक्शन होता है, इतनी मॉब लिंचिंग होती है, कहीं कोई उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो जितने भी उनके लीडर हैं वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, उनका कोई किसी के बुलडोज़र चला? तो ये मुसलमानों को जहाँ नाम आ गया, जहाँ टोपी देखी और उसके बाद उनके घर पे ले जाओ बुलडर, पूरा उसको डहा दो और उनको जितना भी फंसा सकते हो फंसा दो। तो ये चीज़ें मोदी जी कहते कुछ और है, होता कुछ और है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? एक हाथ में कुरान एक में कलम, तो मोदी जी की तो नीति देश के समर्थन भी हैं। मोदी जी ने 12 साल में कितने पसमानदा मुसलमानों को कलम पकड़ा दिया? सिर्फ एक सवाल है, भाई कलम कैसे पकड़ेगा मुसलमान जब उनके लिए स्कूल होगा? आप ये बताएं कितने माइनॉरिटी के स्कूल्स बनाए, कितने माइनॉरिटी के कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी? 12 साल में एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए नहीं बना है। ये कैसे कह रहे कि पसमानदा मुसलमानों की हम भलाई के लिए काम कर रहे हैं? ये नाटक है, ये जुमला है। जैसे और भी इनके जुमले थे, वो जुमला आज तक नहीं पूरा हुआ और ये भी जुमलों की तरह रह जाएगा। ये पसमानदा मुसलमानों का इससे कोई एक पैसे की भी भलाई नहीं होने वाला है, ना कोई कलम पकड़ पाएगा और ना कुछ काम कर पाएगा वो। लेकिन जब भी कोई कानून आता है, योजना आती है, तो उसका लाभ तो तमाम वर्गों को मिलता है ना सर? वो तो इनकी मजबूरी है, वो छांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते ना। किसी भी कानून का जब कोई एक बनता है तो उनको तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, उनमें धर्म के नाम पे बांट नहीं सकते। लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन करके कह रहे हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों के भलाई के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, तो आप ये बताएं ना कि 12 साल में पसमानदा मुसलमानों के लिए आज तक क्या काम किया आपने? कितनी रिजर्वेशन दे दी आपने उनको उठाने के लिए? क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है कि क्या इकोनॉमिकल हमारी ग्रोथ है, तो उसके बिहाफ पे आपने क्या काम किया? सिर्फ एक सवाल हमारा। बिल्कुल, ये सवाल लाजमी भी और जाहिर तौर पे बनते भी। आपकी क्या राय है सर? देश में चुनाव है, बिहार राज्य चुनावी तौर पर देखा जा रहा है, क्या इसीलिए वक्फ वाला कानून पूरा तैयार कर दिया गया? ये चुनाव का मुद्दा है, अदर्स और कुछ नहीं है। अभी बिहार का चुनाव है, 27 में यूपी का चुनाव है, एंड बार बार जब भी कुछ मुस्लिम के खिलाफ कोई भी बिल लेके आते हैं या मुस्लिम के खिलाफ कुछ भी इस टाइप के प्रोपेगेंडा करना होता है, उस टाइम पे आप देखो आसपास चुनाव ज़रूर है, मुस्लिम को तकलीफ़ दो, बीजेपी का यही टारगेट है, और चुनाव जीतो। लेकिन ये जो टैरिफ वाली खबर थी, बहुत बड़ी खबर देश के लिए थी, क्या उस खबर से भी ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ? टैरिफ में कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं जाता है, टैरिफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैरिफ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लगा है। इंडिया पे ट्रम्प मोदी की जोड़ी, उनकी दोस्ती नहीं, दोस्ती डिफरेंट, बट बोथ आर बिजनेस। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप साथ में कर रहे हैं, तो टैरिफ आप लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। देखा जाए इंडिया पे टैरिफ कम है अदर कंट्री से, तो टैरिफ मायने नहीं रखता, चुनाव मायने रखता है। चुनाव जीतना है, इसीलिए हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को हवा तो चलता रहता है। अब ये कितना प्रॉफिट इनको मिलते हैं इसमें, ये देखने वाली बात है। बिहार में तो नीतीश कुमार के लिए मुसीबतें शुरू हो चुकी है, आपकी क्या राय है सर इस बिल को लेकर? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल देखने वालों को सबसे पहले मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे। पहले आप प्रोफेसर हैं, आप इस चीज़ को मेंशन कर दीजिए। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि बीजेपी ये कहती है कि मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बिल लाया गया है। हिंदू के बाद अगर इस देश के अंदर इसकी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम आबादी है, राइट? बीजेपी को किसी भी इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है मुसलमानों का। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, राइट? कोई भी स्टेट हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, पूरे इंडिया में बीजेपी को कोई मुस्लिम कैंडिडेट मिलता ही नहीं है। SC, ST, OBC हर समुदाय से उनको कोई ना कोई कैंडिडेट मिल जाता है और मिनिस्ट्री में उनका नाम आ जाता है। और अगर नाम नहीं आता है तो किसी मुस्लिम का नाम नहीं आता है, तो कैसे हम यकीन करें कि बीजेपी वाले मुसलमानों के लिए फलाह करना चाह रहे हैं? आपसे भी मेरा सवाल है, आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? ये सवाल संसद में विपक्ष के नेताओं ने खूब उठाया, लेकिन आप लोग जवाब नहीं मिला। हम लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, बात यह है कि जो पार्टी
मुस्लिम को टारगेट करती है वही हिंदुत्व है आज के डेट में। वरना मुलायम सिंह की पार्टी हो, सपा हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो, क्या ये मुसलमान है? सारे के सारे हिंदू है, क्योंकि वो सेकुलरिज्म के माइंड के है ना। और जो मुसलमान को टारगेट करता है उनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से वही हिंदुत्व है, वही हिंदू है। अब बीजेपी को मिला है, उनका वोट बैंक है कि मुसलमानों को टारगेट करो हमें वोट मिलेगा। बट मैं अभी बात कर रहा था कि एक दिन आएगा कि लोग इससे उकता जाएंगे। हिंदू मुस्लिम रात दिन। कल मैं एक चैनल में देख रहा था, वो बेचारी खुद रो रही थी कि हमें ज़रूरत पड़ रही है कि डिबेट में आपको हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। अगर मुसलमान जो है इक्वालिटी की बात, अगर हिंदू बीजेपी जो है इक्वालिटी की बात करती है, तो ये बताओ मुझे, बीजेपी की सरकार है यूपी के अंदर, और मुसलमानों की वर्शिप के लिए, उसकी इबादत के लिए आप बोलते हो कि उनकी छतों पर नमाज नहीं पढ़ोगे आप? क्या हिंदू लोग सड़कों के अंदर जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं, जागरण होते हैं, जो भी होते हैं, सड़कों में नहीं करते हैं? लोग करते हैं क्या नहीं करते? बताइए मुझे। जी तो कहते हैं ना अनुशासन सीखिए, हिंदुओं से मुसलमान सीखते ही नहीं। अच्छा, 37 किलोमीटर अभी यहाँ जाम पड़ा हुआ था आपके महाकुंभ में, वो अनुशासन है? लोग परेशान हो रहे थे, कितने एम्बुलेंस उसमें फंसी हुई थी, कितने लोग परेशान हाल थे, ये अनुशासन है? 37 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था, वो क्या था? आप लोग सवाल उठाए इसके ऊपर? और अगर कोई मुसलमान अपने घर के छत के ऊपर नमाज पढ़ता है या 5 वक्त के लिए नमाज पढ़ता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है? इक्वालिटी है ये। मुसलमानों को टारगेट करना नहीं क्या करना है? तो क्या कोशिश किया है कि दूसरे दर्जे का आप ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करो, जो मुद्दे हैं, टैरिफ का मुद्दा है या कोई भी मुद्दा है, लोगों को उससे भटकाना है और कुछ नहीं करना है, काम नहीं करना आपको। मैं कहता हूँ ये बिल लाने से कोई मुसलमानों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ आप कहते हैं कि मुसलमानों के जो प्रॉपर्टी है बहुत, यानी इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी का है वक्त के पास है। कब्रिस्तान से क्या प्रॉपर्टी करोगे आप? क्या कमाओगे कब्रिस्तान से आप? कब्रिस्तान में तो मुर्दे दफनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी कब्रिस्तान की है, उससे आप क्या कमाना चाहते हो आप मुझे बताओ ना। आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? आपको तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उससे इनकम कुछ नहीं है, हैं? सारे के सारे उसमें करप्शन हो रहा है। करप्शन तो और डिपार्टमेंट में भी हो रहा है। हिंदू समाज में भी मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, हिंदू समाज में भी तो बहुत प्रॉपर्टी है, आप उसके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना आपका एक निजी फायदा है कि वोट बैंक की राजनीति, अदरवाइज इसके अलावा कोई मैटर नहीं। बात बताइए देना, आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन इतना बड़ा बिल पास होता है संसद से बहुमत के साथ, तो बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि सारे मुसलमान हमारे साथ हैं। मोदी जी सौगाते मोदी भेजते हैं। इस चीज को नायडू जी और नीतीश जी पकड़ नहीं पाए। अगर यह बिल लाना होता बीजेपी को तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में भी ला सकती थी, लेकिन बीजेपी ने नायडू और नीतीश कुमार के कंधे के ऊपर रख करके गोली चलाई है। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या किया, इनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे, इनको बीजेपी सीएम बनाएगी। जब उनकी सीट ज़्यादा आ गई तो साइड कर दिया। यही हाल बीजेपी का, यही हाल नायडू का होगा, यही हाल नीतीश कुमार का होगा। अब लोग हो गए नाराज इनसे, अब इनकी सीट ज़्यादा आ जाएगी। अब ये बीजेपी चाहेगी कि इनको साइड करो, हम खुद से सरकार बना सकते हैं। ये नीतीश कुमार नायडू नहीं पकड़ पाए इस बात को। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक ही तीर से कई निशाने चल दिए गए हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर कर दिया। यस, ये बीजेपी की राजनीति है। ठीक है, चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बताइएगा क्या इस बिल को आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कानूनी शक्ल तो मिल चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता। नेवर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए गए हैं और चैलेंज इसके लिए जैसे किया है, जैसे कोर्ट का जो रद्द नहीं होता तो उसके बाद क्या रास्ता? अब कानून है तो कानून को मानना पड़ता है। बट ये अनजस्टिस है, बिल्कुल जस्टिस नहीं है। एक समुदाय को टारगेट करना है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। ठीक है, देखिए चारों तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं जब कानून तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश भी यहाँ पर दिखी। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता साथ छोड़कर चले गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इस कानून पर रोक लगेगी, मुसलमानों को राहत मिलेगी, या फिर देश में बड़ा आंदोलन वक्फ कानून के खिलाफ देखने को मिलेगा? केंद्र सरकार के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर होंगे। आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।